एक दिन शाम के लगभग 8 बजे एक माता पिता एक हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर साहब कब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलेंगे। और कुछ समय के बाद जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो दोनों माता पिता दौड़ते हुए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और उनसे अपने बच्चे की हाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमारा बच्चा कैसा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि फ़िलहाल तो वह खतरे से बाहर है, उसका ऑपरेशन सफल रहा, बाकी अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जब यह बात माता पिता सुनते हैं तो वे शुद्ध हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। उनकी आंखों का एक तारा रहता है, एक लड़का रहता है, दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब समझाते हैं और तभी वहाँ पुलिस की एक टीम पहुँचती है। जब पुलिस की टीम पहुँचती है तो जिस बात का खुलासा होता है तो उस बात को सुन के लोगों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ रहता है। अब ये यौन शोषण उसके साथ कौन करता है और उसको इस गंभीर हालत में कौन पहुंचा देता है। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी नेशन के कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना चंडीगढ़ का एक इलाका बराव है। इसी बराव क्षेत्र में एक राकेश नाम का व्यक्ति रहता है। उनकी पत्नी का नाम पूनम रहता है। उनके 2 बच्चे रहते हैं। एक लड़का रहता है जिसका नाम विकास होता है। विकास की उम्र 16 वर्ष रहता है और एक बेटी आराध्या रहती है जिसकी उम्र 14 वर्ष के आसपास रहती है। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत ही होनहार रहते हैं, होशियार रहते हैं। दोनों में होड़ लगी रहती है कि कौन ज़्यादा नंबर लेकर अव्वल आएगा अपने क्लास में। दोनों अपने अपने क्लास में एक तरह से समझिए तो टॉपर बच्चे रहते हैं। और दोनों बच्चों के जो पिता राकेश थे उनकी भी कोशिश रहती है कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों न करना पड़े, मजदूरी ही क्यों न करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, इतना पैसा कमाओ कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा आदमी बनाओ कि मेरी तरह उनको मेहनत न करना पड़े, वह सुखी जीवन जी सके। और लगभग हमारे देश के सभी माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें, पढ़ लिख के अच्छा अधिकारी बने, अच्छे पोस्ट पर जाएं, देश का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें। सब यही सोचते हैं। अब ऐसे ही यह जो राकेश रहते हैं अपने बच्चों के लिए सोचते रहते हैं। अभी यह बच्चे जो हैं अपने अपने क्लास में दोनों अव्वल आते हैं और जब अपने अपने क्लास में पहले स्थान पर आते हैं तो माता पिता को तो गर्व होता ही है, साथ ही जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस टीचर को भी गर्व होता है कि देखो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं अच्छे रैंक से पास हुए हैं। अब जब बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं तो माता पिता का भी हौसला बढ़ जाता है और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगते हैं। और भले ही इनको कितना मेहनत करना पड़े, बच्चों को पढ़ा दे। अब राकेश सोचते हैं क्यों नहीं इनको अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छा कोई कोचिंग टीचर लगा दिया जाए ताकि हमारे बच्चे का जो पढ़ाई का लेवल है वो बना रहे। क्योंकि स्कूल से आने के बाद कुछ कुछ जो उनको समझ में नहीं आता है तो टीचर लग जाएगा कोचिंग का, तो जो भी उनका डाउट रहेगा मास्टर से क्लियर कर लिया करेगा। अब इसी चक्कर में एक शिक्षक से बात करते हैं जिनका नाम चंद्रशेखर रहता है। चंद्रशेखर से जब बात होती है तो चंद्रशेखर बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब टीचर तैयार हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो अब रोज़ ट्यूशन देने के लिए घर आते हैं। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार रहते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। टीचर भी बड़े मन से इनको पढ़ाते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं टीचर का भी मन लगता है उनको पढ़ाने में, उनको समझाने में। अब इसी बीच जो यह चंद्रशेखर रहते हैं, जो शिक्षक रहते हैं, इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है तो कोचिंग में ज़्यादा गैप होने लगता है। तो राकेश को सजेस्ट करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि मैं तो आ नहीं पा रहा हूँ, कुछ उम्र भी ज़्यादा हो गई है और पढ़ाई लिखाई का लोड भी ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए मैं कोचिंग नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तबीयत कुछ ख़राब रह रही है। हमारे स्कूल की एक टीचर गीतांजलि मैडम हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात कर लूँ। नई नई उनकी पोस्टिंग हुई है, पढ़ाती अच्छा हैं, बच्चों के सिलेबस में जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगी वह बताएंगे। तो राकेश को क्या चाहिए था, एक टीचर चाहिए था जो बच्चों को पढ़ाए। वह तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है सर आप बात कर लीजिए। इसके बाद जो चंद्रशेखर सर रहते हैं वो गीतांजलि मैडम से बात करते हैं। पहले तो गीतांजलि मैडम कोचिंग पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होती हैं, बाकी जब तैयार होती है तो कहती है कि ऐसा है मैं घर ट्यूशन देने नहीं जाऊंगी, मेरे घर बच्चों को आके पढ़ना होगा,
ये बात चंद्रशेखर जी राकेश से बोलते हैं कि ऐसा है कि बच्चे उनके घर पर जाकर पढ़ लिया करेंगे अगर जो आपको परेशानी ना हो तो। राकेश कहते हैं चाहे बच्चे घर पे पढ़े या टीचर के घर पे पढ़े, बात तो एक ही है। थोड़ी दूर पर टीचर का घर है तो बच्चे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों बच्चे आराध्या और विकास दोनों जब अब जाने लगते हैं गीतांजलि मैडम के घर पर, तो आराध्या जो रहती है थोड़ा गंभीर स्वभाव की रहती है, बाकी जो विकास रहता है चंचल स्वभाव का रहता है। डबल मीनिंग में कोई बात बोलता है, हंसी मजाक ज़्यादा करता है। अब कहीं ना कहीं गीतांजलि मैडम को भी बड़ा अच्छा लगता है कि यह बच्चा बड़ा होनहार है और माता पिता का लाडला है, देखने में हष्ट पुष्ट बढ़िया लगता था। यह नहीं लगता था कि वह 16 साल का है, ऐसा लगता था जैसे 20-22 साल का लड़का है, देखने में सुंदर था। अब गीतांजलि मैडम की उस पर नीयत जो है ख़राब हो जाती है, और जब उनकी नीयत ख़राब हो जाती है तो कभी बच्चे के सर पे हाथ फेरती है, कभी उसके पीठ पर हाथ फेरती है, कभी उसके गालों को छूती, कभी उसके होठों को छूती है। बाकी यह जो विकास रहता है यही समझता है कि मैडम मुझसे दुलार करती हैं, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ इसलिए प्यार जताती है। बाकी यहाँ तो मैडम की कुछ और ही नीयत थी। अब जब बच्चे के प्रति उनकी नीयत खराब हो जाती है, बच्चा मात्र 16 साल का रहता है, तो एक दिन मैडम कहती हैं कि ऐसा है कि तुम दोनों को मैं एक साथ नहीं पढ़ा पाऊँगी, तुम दोनों को एक साथ पढ़ाती हूँ, तुमको समझाती हूँ तो इसको समझ में नहीं आता, इसको समझाती हूँ तो तुमको समझ में नहीं आता, इसलिए तुम लोग अपने टाइमिंग बांध लो कि तुमको कब आना है। उससे कहती हैं कि विकास 2 घंटे के लिए तुम आया करो, 2 घंटे के लिए आराध्या आया करेगी और बारी बारी से आया करो। तो दोनों अपने घर पे जाके पूछते हैं। माता पिता तैयार हो जाते हैं, इसलिए तैयार हो जाते हैं कि वो सोचते हैं बच्चों को टाइम मिल रहा है और दोनों को अलग अलग पढ़ाएंगे तो दोनों को ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद आराध्या दूसरे टाइम पर जाती है और विकास दूसरे टाइम पर जाता है। बाकी जब विकास पढ़ने जाता है तो जो मैडम रहती है अब इनकी रंगरेलियाँ शुरू हो जाती है। अब विकास के चेहरे को छूते छूते, उसके शरीर को छूते छूते उसके प्राइवेट पार्ट को भी छूने लगती है। पहले तो विकास इसका विरोध करता है, उनके हाथों को हटाता है। बाकी जो मैडम रहती हैं कहती हैं तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ऐसा कहते हुए उसके एक एक कपड़े को उतारती है और अपने कपड़ों को भी उतारती है और उसके बाद अपने ही घर के भीतर संबंध बनाती है। अब विकास को भी अच्छा लगने लगता है। विकास भी अब सोचता है कि कब कोचिंग का टाइम हो, कब मैं गीतांजलि मैडम के रूम पर पहुंचूं। अब ये सिलसिला एक बार जब शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता, लगातार महीनों तक चलता रहता है। अब विकास का पढ़ाई में मन कम लगता है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मन लगता है। बच्चा था जो अभी बुरी लत उसको पकड़ लेती है, समय गुजरता रहता है। अब इसी बीच कहानी में मोड़ आता है। यह जो लड़का विकास है ये अपने क्लास में हमेशा अव्वल आता है, तो इसलिए सारे बच्चों का ध्यान इस पर रहता था। अब इसी बीच एक अंकिता नाम की लड़की रहती है। अब अंकिता की बोलचाल इस विकास से कुछ ज़्यादा होने लगती है, कॉपी मांगना या ऐसे ही बात करना। अब विकास भी उससे ज़्यादा बात करता है। अब गीतांजलि मैडम की जब नज़र इस अंकिता और विकास पर पड़ती है तो गीतांजलि मैडम झल्ला जाती है। एक दिन जब विकास आता है कोचिंग पढ़ने तो उसको समझाती है, कहती है कि ऐसा है तुम उससे दूरी बना लो, उससे नज़दीकी क्यों बढ़ा रहे हो। तो विकास को यह बात बहुत ख़राब लगती है क्योंकि हमरूम लड़की थी और क्लासमेट थी, दोस्त थी। तो कहता है कि ऐसा है कि मैं उससे दूरी तो नहीं बनाऊंगा, वह मेरी दोस्त है, आपको जो करना है वो कर लीजिए। फिर इसके बाद गीतांजलि मैडम का स्वभाव चेंज हो जाता है और फिर से विकास के साथ जैसे पेश आती थी रोज़ की तरह उसके साथ संबंध बनाती हैं। और इस बार संबंध तो बनाती हैं, बाकी उसकी वीडियो शूट अपने मोबाइल में कैद कर लेती है। जैसे ही यह काम से निपट के खाली होती है तो उस बच्चे को दिखाती है विकास को कि देखो तुम्हारी वीडियो मैंने शूट कर ली है, अगर तुम उस अंकिता से दूरी नहीं बनाते हो तो यह वीडियो तुम्हारे माता पिता को दिखा दूंगी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब विकास परेशान हो जाता है कि अगर यह वीडियो माता पिता को दिखा देती है तो माता पिता हमारे बारे में सोचेंगे कि पढ़ने जाता था यह क्या कर रहा है। अब वह अपने आप में घुटने लगता है, परेशान रहता है। स्कूल जाता है तो उसका मन नहीं लगता है और जब भी अंकिता से बात करता है तो उसको एक डर सताती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। बाकी अंकिता जो कि विकास के करीब रहती है, विकास के इर्द गिर्द ही रहती है। अब इस चक्कर में डिप्रेशन में बच्चा आ जाता है और कोचिंग जाना छोड़ देता है। 3-4 दिन का समय बीत जाता है। जब गीतांजलि मैडम देखती है कि बच्चा नहीं आ रहा है तो उसके घर जाती है। राकेश बैठे होते हैं, पूनम बैठी होती है
और वहीं पे विकास भी बैठा होता है, आराध्या भी रहती है और खूब डांट लगाती है। गीतांजलि कहती है कि मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम पढ़ने नहीं आ रहे, तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग रहा है। अगर जो रिजल्ट इस बार खराब आया तो मैं मार मार कर तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी। अब जब ये राकेश सुनते हैं तो राकेश को भी गुस्सा आता है और टीचर के प्रति उनका जो विश्वास था और बढ़ जाता है कि टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहती है। वो डांट डपट के अपने बच्चों को गीतांजलि मैडम के साथ भेजने की कोशिश करते हैं। गीतांजलि मैडम पहले तो कहती है कि ऐसा है, मुझे कुछ सामान लेना है, बाइक लेकर चलो, मुझे पहले सामान दिलवा दो, इसके बाद पढ़ा दूंगी कोचिंग। अब विकास कैसे कुछ कहता अपने माता पिता से, बिना कुछ बताए गीतांजलि मैडम को अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाता है। कुछ दूर जाता है, जैसे ही सुनसान इलाका आता है गीतांजलि मैडम गाड़ी रुकवाती हैं, पूछती हैं कि तुम बताओ गीतांजलि से बोलना तुम बंद करोगे कि नहीं करोगे। तो जो लड़का रहता है फिर से वही जवाब देता है, कहता है कि वो हमारी फ्रेंड है, हमारी दोस्त है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। उसको क्या, किसी को भी जो हमारे क्लास में बच्चा है किसी को भी मैं नहीं छोड़ सकता। अब जब गीतांजलि मैडम इतना सुनती है तो आग बबूला हो जाती है और अपने पर्स से धारदार चाकू निकालती है और लगातार लड़के के शरीर पर वार करते रहती है। जब लड़का लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर जाता है तो गीतांजलि मैडम वहाँ से फरार हो जाती है। रास्ता सुनसान था। कुछ देर बाद उसी इलाके का एक आदमी जा रहा होता है तो देखता है कि बच्चा तड़प रहा है। नज़दीक जाता है तो देखता है कि विकास है। उसके माता पिता को फ़ोन करते हैं। इसके बाद आनन फानन में लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर पहले तो तैयार नहीं हो रहा था, फिर उसका ऑपरेशन करने के लिए किसी तरह तैयार होता है, उसकी जान बचाता है। नाजुक कंडीशन बनी हुई रहती है। जब पुलिस आती है तो सारे मामले का खुलासा होता है कि मैडम कैसे उसके साथ इतने दिनों से, महीनों से यौन शोषण कर रही थी। अब इसके बाद उस बच्चे के तहरीर पर, उसके गवाही पर इस गीतांजलि मैडम को पकड़ने की कोशिश करती है। जब घर पर पुलिस जाती है तो पता चलता है कि ताला पड़ा है, मोबाइल बंद आ रहा है और जो गीतांजलि मैडम रहती है बिहार की रहने वाली होती है। घर पे कांटेक्ट होता है तो पता चलता है वहाँ भी ये नहीं पहुँची है और पता चलता है कि मैडम फरार है और मैडम विधवा रहती है। शादी तो इनकी हुई रहती है, बाकी कुछ ही समय के बाद इनके पति का स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद ये टीचर की जॉब पा जाती है, पढ़ाने लगती है। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, बाकी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। कहीं गीतांजलि मैडम का आता पता नहीं था। उनके नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है। तभी एक दिन शाम के समय नंबर एक्टिव होता है राजस्थान। इसके बाद तुरंत पुलिस राजस्थान पुलिस से कांटेक्ट करती है और इस गीतांजलि मैडम को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करती है। इसके बाद चंडीगढ़ की पुलिस जाती है, उनको ले आती है और उन पर कई संगीन धाराएं लगाकर और पॉक्सो के तहत जेल के सलाखों के भीतर डाल दिया जाता है। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सज़ा मिलेगी। बाकी अगर एक शिक्षक ऐसा करने लगे तो माता पिता घर से अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो माता पिता के बाद अगर जो किसी की जिम्मेदारी आती है तो वो टीचर की आती है। और अगर जो हमारे बच्चों के साथ टीचर ही ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ तक पढ़ेंगे लिखेंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।